गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नेपाल से। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के संबंध में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से जुड़ी बेबुनियाद और भ्रामक रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बैठक में भारत के खिलाफ उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के विदेश मामले के विभाग ने एक बयान में कहा है कि वह घरेलू और विदेशी मीडिया के कुछ हलकों की हालिया बेबुनियाद और गुमराह करने वाली रिपोर्टों की निंदा करता है। बयान में आगे कहा गया कि यह मनगढ़ंत रिपोर्ट कथित झूठा दावा करती है कि माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 17 मार्च 2025 को सचिवालय की बैठक के दौरान भारत पर उन्हें पद से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके भी आगे इसे झूठे कथानक में सुझाव दिया गया कि प्रधानमंत्री ने पूर्व महाराज ज्ञानेंद्र शाह की गिरफ्तारी की वकालत की थी। इसके पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में देश के अंदर तेज हुए राजशाही समर्थक आंदोलन के पीछे भारत का हाथ बताया था। एक भारतीय आउटलेट की रिपोर्ट में ओली की पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य के हवाले से बताया गया था कि प्रधानमंत्री ने संसद में इसे उजागर करने की कसम खाई है। रिपोर्ट के अनुसार नेता ने दावा किया कि पीएम ओली ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल की केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में टिप्पणी की थी। सीपीएन यूएमएल के बयान में इन निराधार दावों को भ्रामक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है, जिनका उद्देश्य जनता और नेपाल के नेतृत्व की छवि को गुमराह करना है। ये आरोप किसी भी तरह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली या सीपीएन यूएमएल के विचारों या स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। इस तरह की गलत सूचना का प्रसार नेपाल के आंतरिक सद्भाव को बाधित करने, क्षेत्र में मतभेद पैदा करने और नेपाल के कूटनीतिक संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है, विशेष रूप से भारत के साथ जो नेपाल का सबसे करीबी और सबसे मूल्यवान पड़ोसी है। ये हम बात करें बलूच लिबरेशन आर्मी की। बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों ने ड्रैगन के गले को सुखा दिया है। बीएलए के हमलों की वजह से चीन के ज़्यादातर प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में रुक गए हैं, जिसके बाद बीजिंग में इस्लामाबाद के राजदूत को फटकार लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तानी राजदूत को बुलाकर पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन और पाकिस्तान के बीच चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी देर तक बात की गई है। इस बैठक के बाद बीजिंग में तैनात पाकिस्तानी राजदूत खलील हाशमी ने चीन के हैनान प्रांत में बोआओ फोरम के दौरान संवाददाताओं से कहा कि यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और देश हर संभव कोशिश कर रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमारे दोनों देश जानकारी शेयर करने, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए काफ़ी करीबी से काम करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी नागरिक सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने चीनी दोस्तों को बताते रहते हैं कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हाशमी ने कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाकर ये बातचीत की है। पाकिस्तानी दूत ने कहा कि यह एक मुश्किल सुरक्षा वातावरण है, लेकिन हमारे पास इन आतंकवादी ताकतों का मुकाबला करने और उन्हें हराने की क्षमता है। आपको बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। पिछले साल नवंबर में कराची हवाई अड्डे के पास एक आतंकवादी बम धमाके में इन लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 2 चीनी नागरिक थे। बीएलए के मजीद ब्रिगेड ने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना के बाद चीन काफ़ी नाराज हुआ था और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने बलूचिस्तान में अपने प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। चीनी नागरिक पाकिस्तान आने से डर रहे हैं। चीन की नाराजगी को कम करने के लिए इस साल फरवरी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और उन्हें वचन दिया था कि पाकिस्तान में अब चीनी नागरिकों और चीनी प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाकर हमला नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बीएलए के हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। इस महीने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक और पाकिस्तानी सेना को ले जा रही बस में धमाका करने के बाद चीन काफ़ी डरा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि बलूचिस्तान में बीएलए के हमलों में अभी भारी उछाल आने वाला है। इसी बात को लेकर चीन ने पाकिस्तानी राजदूत को बुलाया था। इस दौरान दोनों देशों की तरफ से जारी संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों की जांच करने और आतंकियों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए हरसंभव कोशिश करेगा। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जिसमें चीन 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश कर चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। CPEC प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। वहीं बलूचों ने कसम खा रखी है कि वो CPEC प्रोजेक्ट को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्तापलट होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना तख्तापलट की तैयारी कर रही है। सबूत के तौर पर राजधानी ढाका समेत कई शहरों के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी सेना को सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश की सेना की आपातकालीन मीटिंग का भी हवाला दिया गया है। अब बांग्लादेश के अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी तख्तापलट के दावों पर सफाई दी है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर
देश को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में उनके प्रशासन के खिलाफ अफवाहों का दौर चल रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर में बांग्लादेश में क्या चल रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 26 मार्च को बांग्लादेश के 53वें राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने राष्ट्रव्यापी टेलीविजन संबोधन में कहा कि गलत सूचना फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, अंतिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से मीडिया सोशल मीडिया में अफवाहों का दौर चल रहा है। देश को अस्थिर करने के लिए एक के बाद एक गलत सूचना फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यूनुस की यह टिप्पणी देशवासियों से अफवाहों का विरोध करने की अपील के बीच आई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि बांग्लादेश की सेना यूनुस को हटाने और अंतिम सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में लेने में विचार कर रही है। एक समाचार रिपोर्ट में सूत्रों द्वारा से कहा गया कि बांग्लादेश में जल्दी सैन्य तख्तापलट हो सकता है, जिसमें सेना द्वारा अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को हटाने और नियंत्रण अपने हाथ में लेने की संभावना है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सेना ने सोमवार को एक आपातकालीन बैठक की, जिसमें आने वाले दिनों में संभावित बड़े घटनाक्रम का संकेत दिया। एक भारतीय आउटलेट की समाचार रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सेना के प्रमुख वकार उज़्ज़मान ने सोमवार को एक बैठक बुलाई, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडिंग अफसर और सेना मुख्यालय के अधिकारियों सहित शीर्ष सेना अधिकारियों ने भाग लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि सूत्रों ने कहा है कि सेना राष्ट्रपति पर आपातकाल की स्थिति घोषित करने या यूनुस के खिलाफ तख्तापलट करने का दबाव बना सकती है। सेना अपनी देखरेख में एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा ढाका में बांग्लादेशी सेना की टुकड़ियों की मौजूदगी ने तख्तापलट की अफवाहों को और हवा दी है। पिछले महीने सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मान का एक वीडियो भी तख्तापलट की अफवाहों को हवा दे रहा है। फरवरी में देश के सेना प्रमुख ने राजनीतिक ताकतों पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि अगर वे अपनी लड़ाई और झगड़े जारी रखते हैं तो देश की आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। ढाका में सेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ज़मान ने कहा, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि आप बाद में कह सकते हैं कि मैंने आपको सावधान नहीं किया। अगर आप अपने मतभेदों को दूर नहीं करते और एक साथ काम नहीं करते हैं, अगर आप एक दूसरे को कीचड़ उछालते रहते हैं और लड़ते हैं तो एक दूसरे को मारते हैं, तो इस देश और इसके लोगों की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा, पिछले 7-8 महीनों में मैं बहुत कुछ सह चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश और लोगों में को अच्छी जगह पर छोड़कर सेना बैरक में वापस लौट जाए। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को हटाए जाने के बाद नियुक्त यूनुस सरकार के खिलाफ सैन्य तख्तापलट की अफवाहें सैन्य सरकार और छात्रों के आंदोलन के बीच कथित तौर पर बढ़ते टकराव से उपजी हैं। वास्तव में मार्च की शुरुआत में भी ऐसी अफवाहें फैली थी, जब ये बताया गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, जो एक क्वार्टर मास्टर जनरल है, देश के सीमा प्रमुख के रूप में जनरल वकार उज़्ज़मान की जगह लेने के लिए कथित तौर पर तख्तापलट करने की कोशिश की। मंगलवार को राष्ट्रपति संबोधन में यूनुस ने अपने खिलाफ तख्तापलट की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सभी तरह के नए तरीकों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, देश 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में चुनाव की तैयारी कर रहा है। गलत सूचनाओं की तीव्रता बढ़ेगी। आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और क्यों। हमने इन अफवाहों और झूठे सिद्धांतों के प्रचार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से सहयोग मांगा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने हमें इससे निपटने में अपने सहयोग का आश्वासन दिया है। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने भी उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि वह तख्तापलट की साजिश रच रही है। उन्होंने समाचार रिपोर्टों को झूठी और मनगढ़ंत सूचना बताया। देश के सशस्त्र बलों की मीडिया शाखा इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन द्वारा एक बयान में कहा गया कि बांग्लादेश की सेना के एक संज्ञान में आया है कि एक भारतीय मीडिया समूह ने एक बार फिर बांग्लादेश की सेना द्वारा आयोजित एक नियमित बैठक के बारे में झूठी और मनगढ़ंत सूचना के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। सेना ने अपने बयान में कहा है कि यह बेहद परेशान करने वाला है कि भारतीय मीडिया समूह बिना किसी उचित जांच या पत्रकारिता की ईमानदारी के प्रति जिम्मेदार प्रतिबद्धता के संसदीय आख्यान प्रकाशित करना जारी रखता है। ने सभी मीडिया आउटलेट से निराधार और हानिकारक दावों को प्रकाशित करने से बचने का भी आग्रह किया, जो केवल इन दो महान देशों के लोगों के बीच अनावश्यक विभाजन और अविश्वास पैदा करने का काम करते हैं। तख्तापलट की अफवाहों ने एक बार फिर देश के राजनीतिक उथल पुथल के इतिहास की ओर ध्यान खींचा है। 1975 में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ एक सैन्य तख्तापलट में मार दिया गया था, जिसके बाद लंबे समय तक सैन्य शासन चला। उसी वर्ष 2 और तख्तापलट हुए, जिसके बाद नवंबर में जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर 1981 में जियाउर रहमान की हत्या विद्रोहियों ने चिटगांव में सरकारी गेस्ट हाउस में घुसकर कर दी, जहां वे रह रहे थे। माना जाता है कि हिंसा सेना के अधिकारियों के एक छोटे समूह की करतूत थी। अगले वर्ष रहमान के उत्तराधिकारी अब्दुल सत्तार को हुसैन मोहम्मद इरशाद के नेतृत्व में एक अर्थहीन सैन्य तख्तापलट में हटा दिया गया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.